सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 9th के लिए है जो कि 1.2 का पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 जो है बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए जल्दी से उसे बीच से ही काटना पड़ा हमें। जहाँ हम पढ़ चुके थे इरेशनल नंबर क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉपर्टीज होता है वो सब कुछ हम पढ़ चुके थे। बस अब बाकी है कि कैसे इरेशनल नंबर को लोकेट करें नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये 1.2 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स से एक सबसे छोटा जो इरेशनल नंबर होगा जो रूट में होता है, दैट इज √100। तो हम लोग कहानी को यहाँ से शुरू करेंगे और कम से कम 2 नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और जैसे डाउट होगा वैसे क्लियर होगा। ठीक है, चलिए। तो होता क्या है कि जो भी नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना रहता है, देखो ये काम हम लोग कर चुके हैं, इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं ना, तो ये काम तो हो चुका है। अब ये बाकी है, तो इसको शुरू करते हैं। तो √2 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे, तो क्या करना रहता है हमें करना ये रहता है कि √2 से पहले √2 -1 को लोकेट करना पड़ता है। दैट इज √2 -1 कितना होगा, √100, दैट इज 1 का लोकेशन हमें चाहिए, 1 का लोकेशन हमें चाहिए। तो 1 का लोकेशन पहले पता होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं इसको n मानता हूं तो √n से पहले हमें √n-1 का लोकेशन चाहिए, ये लोकेट होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, लोकेट होना चाहिए। ठीक है, और क्या जरूरी है, और क्या जरूरी है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है। देखिए पहले इसे नोट डाउन कीजिए, रफली नोट डाउन कीजिएगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं, इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट √n, है ना, then we must know where is √n-1, the location of √n-1. that means मुझे अगर √n को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे √n-1 का लोकेशन जरूर पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स सपोज कीजिए कि हम स्कूल जाते हैं, तो स्कूल का जब लोकेशन कोई बताता था, क्या होता है, ये मोड़ है, इस मोड़ से दाहिने जाना है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करके समझाते हैं कि यहाँ से इसे जाना है, फिर वहां पे जाए स्कूल। ठीक है, वैसे √n का अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये मान के स्कूल है, तो यहाँ जाना है ना, तो पहले ये मोड़ है, तो ये मोड़ पता होगा तभी तो स्कूल तक पहुंच पाएंगे। बस समझने की कोशिश कीजिए, चीज को थोड़ा सा रियलिस्टिक समझते हैं। देखिए अगर मुझे स्कूल जाना है, कोई आपके स्कूल पे कोई आना चाहता है, ठीक है, तो उसको आप लोकेशन दीजिए। कैसे दीजिएगा कि ये एक मोड़ है ना, ऐसा कोई मोड़ है, जैसे गुठनी मोड़ है ना, तो गुठनी मोड़ है, यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद आपका स्कूल है। समझा ना? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको लोकेशन बताया स्कूल के रिलेटिव, है ना, कि स्कूल अगर आना है तो उसके रिलेटिव वो स्कूल आपने बताया, कि वो स्कूल अगर जाना है तो उसके रिलेटिव वो मोड़ बताया आपने, वहां अगर कोई पहुंच गया तो आपके स्कूल पहुंच सकता है। बात समझ आ रहा है? मैं क्या कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आप स्कूल पे किसी का बुलाना चाहते हो तो डायरेक्ट अगर बोलोगे तो आने में उसको दिक्कत होगा, तो क्या करोगे, उसके रिलेटिव आप एक कोई लोकेशन बताओगे। रिलेटिव मतलब उसके रिलेट करके उससे कोई एक क्या बताओगे, कोई रिलेटेड कोई क्या करें, एक और लोकेशन बताओगे। तो कोई भी स्कूल जो होता है किसी मोड़ के साइड में होता है, फिर कहीं होता है, तो जो भी होता है उसके आसपास उससे क्या करते हैं, उससे रिलेट करते हैं ना, तो उसके रिलेट हम कर दिए एक मोड़ का। तो अगर कोई व्यक्ति वो मोड़ तक आ गया तो वहां से वो पूछ के स्कूल पे आ सकता है। दैट मीन्स ये आपका मोड़ है, वो एम से मोड़ है, और ये आपका स्कूल है ना। तो अगर आपको स्कूल आना है, किसी को बताना है स्कूल आने का रास्ता, तो पहले उसको मोड़ बताना पड़ेगा कि मोड़ कहाँ है ना। दैट मीन्स अगर किसी को √n रिप्रेजेंट करने को दिया जाए तो उससे पहले उसे पता होना चाहिए कि √n-1 कहाँ है। दैट मीन्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल था कि √2 अगर मुझे बताना है कि √2 कहाँ है, तो √2-1 दैट इज 1 आया है, तो 1 पता होना चाहिए कि 1 कहाँ है नंबर लाइन पे, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में है ना। इसीलिए चीजों को मैं चाहता हूँ कि रिलेट करके सीखें, है ना। रिलेट करके अगर आप सीखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चीजों को आसानी तरीके से सीख सकते हो, है ना। और आसान तरीके से सीखोगे ना तो दिमाग में लंबे समय तक रहेगा। ठीक, अब आइए एक और इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए, क्या बताते हैं, पाइथागोरस का। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसके यूज है, पता क्या है, आपने पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ा हुआ क्लास 8 में, है ना, स्क्वायर वाला चैप्टर, तो वही यहाँ पे है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि इसका कॉर्नर 90 डिग्री का है। तो अभी क्लास 9th में आपको ये पढ़ना है कि ये परपेंडिकुलर कहलाता है, ये बेस कहलाता है, और ये एज, ठीक है, हाइपोटेनस कहलाता है। लेकिन क्लास 10th में जब जाओगे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा।
ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे ये चेंज हो जाएगा, डिपेंड करता है कि कहाँ पे एंगल है। तो वो सारी चीज को हम डिस्कस नहीं करने वाले, वो क्लास 10th में जब पढ़िएगा तब पता चलेगा, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा, ये एच है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, तो 90 डिग्री जिस पे पड़ता है उसे बेस कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर और ये कांस्टेंट है, एच होता है। तो सबसे बड़ा जो साइड होता है वो एच होता है। एच क्या होता है, सबसे बड़ा होता है ना, पी और बी दोनों से क्या होता है, सबसे बड़ा होता है ना। और क्या, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी है, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर हुआ तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अन्यथा वो राइट एंगल ट्रायंगल। इससे बड़ा होगा तो क्या होगा और इससे छोटा होगा तो क्या होगा, ये आप मेंसुरेशन में पढ़ोगे। जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ट्रायंगल में पढ़ाया जाएगा कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा, ठीक है। अभी आप ये समझो बेसिकली कि पी स्क्वायर बी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो वो अगर एच स्क्वायर के बराबर हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वरना नहीं होगा। मतलब अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूं 4 3 और ये 5 है ना, तो अब चेक करो, हम चेक करो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 पी की जगह 4 है, अच्छा ठीक है, जो भी बात है 3 की जगह है तो 3 लिखिए, 4 है तो 4 लिखिए, जो भी लिखिए, है ना। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहाँ पी की जगह 4, बी की जगह 3 और एच की जगह 5 मैंने पुट किया, हाँ। अब मुझे देखना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 और ये 25, है ना, और ये भी 25, तो ये दोनों बराबर हो गया, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको साइड 3 4 5 दिया है, 3 4 5 दिया है, तो इस साइड से जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा ट्रायंगल होगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। मतलब अगर 3 4 5 आपको साइड दिया है और पूछता है इससे कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो सीधे बोलेगा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। पसंद ना है तो इसका यूज क्या है, इसका यहाँ पे यूज है इसीलिए बता दिया। इतना डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, दैट इज बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। ये आप लोग पढ़िएगा ट्रायंगल टॉपिक में कि इसका प्रूफ कहाँ से आया, ठीक है, ये प्रूफ इसका पढ़िएगा, ठीक है। तो हम लोग वहां पढ़ेंगे। अभी तत्काल आप बस याद रखो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। आपके सामने एक एग्जांपल बता दिया है, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, चलिए ये सब जो भी बताएं सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, ठीक। अब चलिए आगे। तो हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो √2 से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, √2 - 1 दैट इज 1, हमें पता होना चाहिए। तो ये नंबर लाइन देते हैं, है ना, नंबर लाइन देते हैं। तो लेट्स से मैं इसको 0 मानता हूं, इधर -1 और ये -2, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे ही करके यहाँ 4, ठीक है। दिखाई दे रहा है। तो देखिए करना क्या रहता है, करना ये रहता है, ये बताइए कि यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा। अगर सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, हाँ। अगर मीटर है तो 1 मीटर। तो जो सेंटीमीटर मीटर ये क्या है, यूनिट है, हाँ। दैट मीन्स यहाँ से वहाँ का लेंथ जो है वो 1 यूनिट है ना, है ना। मतलब सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर, मीटर होता तो मीटर। दैट मीन्स ये सब क्या है, सेंटीमीटर मीटर क्या है, ये तो कांस्टेंट है 1 1, है ना। ये यूनिट है, इसको 1 यूनिट कहा जाता है यहाँ से यहाँ का, ठीक। बस समझ में आया। मतलब क्या है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ का बात करेंगे तो ये 1 यूनिट होगा। अब यहाँ से यहाँ का बात करते हैं, है ना, तो ये कितना यूनिट होगा, ये 2 यूनिट होगा। यूनिट का मतलब यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ के यहाँ जब बात करेंगे तो कितना होगा बाबू, 3 यूनिट होगा, हाँ। ये सारे बेसिक चीजें सबको पता होना चाहिए। मतलब ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, सब 4 यूनिट है, सब चलता रहेगा, ठीक। हाँ, इसका यूज क्या समझना, मतलब ये होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको 1 पता होना चाहिए। तो 1 कहाँ है, 1 आपका यहाँ पे, है ना। तो हमें ये लोकेशन पता होना चाहिए। ये लोकेशन पता होने के बाद क्या करना है, पहला स्टेप क्या है कि आपको √n - 1 पता होना चाहिए, है ना। तो वो निकाल दिया, हमको 1 मिला। अब क्या करेंगे, जो 0 है वहां से वहां का लेंथ लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ का लेंथ 1 यूनिट है। अगर ये यहाँ तक आता तो ये 2 यूनिट हो जाता, अगर ये यहाँ आता तो 3 यूनिट होता। वैसे ही जहां जो पॉइंट मिलेगा, जैसे 1 मिला है तो यहाँ से यहाँ का लेंथ 1 यूनिट है। अगर इसको घटा के और कैलकुलेट होकर समझो यहाँ पे 2 आता है ना, तो अब यहाँ से यहाँ का लेंथ नहीं लेते, अब यहाँ से यहाँ लेते, दैट इज 2 यूनिट। तो जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से हम लोग लेंगे। तो यहाँ 1 आया है
तो हम सबसे ऊपर वाला करेंगे, है ना, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट। अब करना क्या, ध्यान से देखिएगा। अब करना ये है कि आपको इस पॉइंट पे, लाइन सीधा नहीं है ना, इस पॉइंट पे, ये जो 1 है, इस पॉइंट पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालना है। कितना यूनिट का? 1 यूनिट, है ना। 1 यूनिट का क्या डालना है बाबू? परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, बस समझ आ रहा है। मतलब क्या किए, पहले हम ये पॉइंट खोजे तो पॉइंट हमें मिल गया, उस पॉइंट का 0 से कितना लेंथ है वो लिख दिए, तो लिख दिए 1 यूनिट, है ना। पहले क्या किए, रूट n माइनस 1 फाइंड आउट किए हैं, दैट इज 1, तो 1 फाइंड आउट कर दिए। उस पॉइंट का 0 से कितना लेंथ है वो लिख लिए, दैट इज 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे। कितना यूनिट का? 1 यूनिट का, है ना। चाहे ये 1 यूनिट हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, यहाँ का लेंथ चेंज होगा लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा। परपेंडिकुलर जो है आपको पता है 90 डिग्री क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, पता है यहाँ पे साइड बताते हैं फिर से। इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस और इसे एज कहा जाता है ना। तो ये परपेंडिकुलर है ना, वो कांस्टेंट होगा, है ना, ये कांस्टेंट रहेगा हर बेस में। कितना यूनिट होगा? 1 यूनिट। क्या चेंज होगा? बेस, और बेस की वजह से आपका हाइपोटेन्यूज चेंज होगा। और बेस कहाँ चेंज कर सकता है? 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी आएगा, कुछ भी आ सकता है बेस, है ना। तो बेस चेंज होगा लेकिन परपेंडिकुलर कभी चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, यहां तक समझ गए, है ना। अब क्या करेंगे, यहां से 0 से इस पॉइंट को मैच करेंगे, है ना। इसका जो वर्टेक्स है उसको यहां से यहां तक मिला देंगे, ठीक है, मिलाया जा सकता है, सिंपल, है ना। तो मिला दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। किस फॉर्मूला का? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करना है ना। तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ, a b और c, है ना। तो सपोज कोई ट्रायंगल है a b और c, तो परपेंडिकुलर मतलब ab, है ना, दैट मींस ab का स्क्वायर प्लस बेस मतलब bc, है ना, बेस मतलब bc, दैट इज bc का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, दैट इज ac। तो ये फॉर्मूला सबको पता है, दैट इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, है ना। आप इसको p b और h के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन ट्रायंगल का नाम देते हो तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, समझ समझ में आया, तो ट्रायंगल का नाम देते हैं। अब चीजों को समझिए। अब क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है। ab कितना है? 1। ab कितना है? 1, लिखिए 1 का स्क्वायर। bc कितना है? bc कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। और ac हमें निकालना है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, और ये ac का स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ लेते हैं, एक दो इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को देना है, पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए, वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि लीनियर इक्वेशन जब पढ़े थे 1 वेरिएबल क्लास 8 में, तो वहां कुछ चीज आप पढ़े थे। प्लस होता है, इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जाता है तो प्लस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है ना, और डिवाइड मल्टीप्लाई होता है ना। इसके अलावा एक और चीज था, क्या था कि अगर मान के चलिए इधर रूट में कोई चीज है तो उधर जाके वो सपोज कीजिए कि a के बराबर है तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मतलब रूट इस साइड से इधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है ना। और अगर रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है इसीलिए वो स्क्वायर हुआ। अगर ये क्यूब रूट होता, जैसे यहाँ पे कोई b है तो इधर से उधर जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, बस समझ आ रहा है। तो ये चीज पढ़ना था, मतलब अगर स्क्वायर इधर से इधर आता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, क्यूब इधर से आता है क्यूब रूट हो जाता है, इधर से उधर जाता है तो क्यूब हो जाता है, बस समझ आ रहा है। तो ये सारे चीज बेसिक थे जो कि लीनियर इक्वेशन पढ़ने थे, लेकिन आपको इसका यूज नहीं था, इसीलिए बुक्स में नहीं पढ़ाया गया, है ना। चलिए, है ना, मतलब क्या सीखा कि अगर स्क्वायर है तो इस साइड से उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, अगर क्यूब है उस साइड जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ इसको नोट डाउन कीजिए, ओके, ठीक। तो अब देखिए इसका यूज क्या था, मतलब क्या कर रहे थे कि ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, क्यूब है तो उधर जाएगा क्यूब रूट होगा, है ना। लेकिन क्लास 10th में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा तो वहां आपको पता चलेगा कि जब स्क्वायर उस साइड जाता है तो वहां प्लस और माइनस आता है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है ना। वो आपको क्लास 10th में वहां तक पढ़ना है, अभी आपको उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया जाएगा। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे कारण भी बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए
तो हुआ क्या, 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो सर 2 हो जाएगा। तो AC के स्क्वायर इक्वल टू 2, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं AC के स्क्वायर इक्वल टू 2 है ना। अब क्या होगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, दैट इज AC इक्वल टू √100। इससे हमको पता चला कि जो ये लेंथ आया वो √2 है। अब एक चीज याद रखिएगा, जब स्क्वायर उस साइड जाता है तो स्क्वायर रूट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ प्लस और माइनस दोनों आता है, प्लस और माइनस दोनों आता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण आपको समझाते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखिए मैं कहता हूँ कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 4 होता है ना। अगर मैं कहता हूँ -2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, सर 4 ही होता है ना। मतलब जब 4 का रूट निकालेंगे तो उसका दो वैल्यू पॉसिबल है, 2 भी और -2 भी, इसीलिए 2 आता है, प्लस भी आता है माइनस भी आता है। दैट मीन्स यहाँ पे इसका वैल्यू +√2 भी होगा और -√2 भी होगा, लेकिन हम जो लेंथ लेंगे वो प्लस वाला लेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आएगा। मतलब AC का जो वैल्यू आएगा वो दो वैल्यू आएगा, +√2 होगा और दूसरा -√2 होगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपके सामने प्रूफ है, 2 का स्क्वायर रूट 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। दैट मीन्स 4 का जब रूट निकालेंगे तो एक 2 भी होगा, एक -2 भी होगा, है ना। एक और चीज ये तो क्लियर हो गया। लेकिन आपको जो लेंथ लेना है, आपको जो लेंथ लेना है वो कौन सा लेंथ लेना है, प्लस लेना है। कैसा लेंथ लेना है, प्लस। तो ये माइनस वाला आपके लिए कोई काम का नहीं है, माइनस वाला आपके काम का नहीं है। तो आप क्या लोगे, √2 लो। प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, अगर किसी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वहां प्लस है ऑलरेडी, है। दैट मींस ये √2 आ गया। अब क्या करना है, अब आपको आपका कंपास उठाना है। कंपास देखो ना, कंपास से उठाना, सपोज कोई कंपास है। तो ये जो है आपका पेंसिल है, और ये क्या है, जो सुई होता है, सुई वाला जो पोर्शन होता है ना, वो है ये नीडल वाला। तो क्या करेंगे, नीडल वाला को यहाँ रखेंगे, है ना, और ये पेंसिल है इसको यहाँ रखेंगे। ध्यान से देखो क्या करेंगे, ये नीडल है, ये मेरा जो थंब है वो नीडल है, और ये आपका पेंसिल है। कंपास देखो ना, अब देखो यहाँ पे ऐसे पुट के, तो नीडल यहाँ पे आ गए, और ये पेंसिल है, पेंसिल को यहाँ रखेंगे और क्या करेंगे, ऐसे कट 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 ऐसे काट देंगे, है ना। मतलब ऐसे लाएंगे, कट 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 और ये काट देंगे, है ना। मीन्स क्या हुआ, मीन्स ये हुआ ऐसे आएगा, कट 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 डॉट 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 लाइन से आएगा, उसको कट 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 कर रहा था और ऐसे काट देगा, है ना। डॉट 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 लाइन से आएगा और ऐसे काटेगा, है ना। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। देखिए साइकिल देखें, साइकिल में कमानी होता है। कमानी जो है उसका सारा लेंथ इक्वल होता है, चाहे आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, है ना, क्योंकि कंप्लीट वो सर्कल होता है। इसी बात समझ आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब जो लेंथ आपका ये होगा, अगर इसको पूरा कंप्लीट एक सर्कल बनाओगे तो सारा का लेंथ इक्वल होगा। ये आपका रेडियस हुआ, जो AC है वो एक तरह से आपका रेडियस हुआ। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे कटेगा, लेट्स से इसका नाम मैं दे देता हूँ आपको D। ये किस पॉइंट का नाम दिए, जहाँ पे काटा है। तो जो आपका OD है ना, उसका जो लेंथ होगा वो OA का लेंथ होगा। ध्यान से देखिए, मतलब क्या किया, हम ऐसे लिए, है ना, और ऐसे लेकर काट दिए। तो हमारा तो ये जो कंपास है ना, इंडायरेक्टली रेडियस का काम करेगा। जो लेंथ है ना ये वाला, ये आपका रेडियस है। ये पूरा कंप्लीट जब राउंड घूमेगा ना तो सब जगह इक्वल ही आएगा। मतलब अगर ऐसे करके रोटेट कर दूं, है ना, पूरा तो कंप्लीट सर्कल बनेगा। दैट मींस ये जो लेंथ है हमारा रेडियस है। तो रेडियस क्या होता है, हर जगह इक्वल होता है, तभी तो सर्कल है। दैट मींस यहाँ पे A और C का जो लेंथ आया है, A और C का जो लेंथ आया है, वही आपका लेंथ किसका होगा, C और D का होगा, क्योंकि ऐसे आकर कट गया है। दैट मींस C और D का लेंथ कितना हो गया, C और D का लेंथ कितना हो गया बाबू, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया, √2 हो गया। कितना हो गया, √2। तो आपसे इसका लेंथ नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो आप सीधे यहाँ पे D पॉइंट मार्क करोगे और उसको लिख दोगे ऐसे, ऐसे एरो देगा √2, है ना। ये जो आपका D पॉइंट है, ये क्या क्या है, √2 है। यहाँ से ऐसे करके आया, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर समझाते हैं एक बार और जल्दी से। चलिए समझिए क्या करेंगे, आपको 0 1 2 3 4 -1 -2 √2 निकालना। तो उससे पहले √2 -1 का लोकेशन पता नहीं, दैट इज 1, तो 1 आपको यहाँ दिखाई दिया। तो पहले वहां का लेंथ नाप लेंगे, है ना। तो 0 से 1 का लेंथ 1 यूनिट का है ना, इसको छोड़ देंगे यहीं पे। अब क्या करेंगे, जो 1 है ना उस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, है ना, 0 से ज्वाइन करेंगे। तो एक ट्रायंगल बनेगा जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसका नाम दे देंगे, तो ABC एक नाम दे देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे।
तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर होता है। इसका लेंथ 1 है, इसका भी लेंथ 1 है, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, दैट इज ये 2 हो जाएगा और AC का स्क्वायर। तो जब AC निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट होता है, तो रूट अंडर प्लस और माइनस दोनों आएगा। लेकिन आपको जो रिप्रेजेंट करना था प्लस रूट 2 करना था ना, माइनस रूट 2 तो करना नहीं था, तो माइनस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना, आप प्लस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसको कट देंगे और प्लस वाला ले लेंगे डाटा, तो प्लस वाला डाटा यहाँ पुट कर देंगे। तो ये जो लेंथ हुआ A और C, इसका लेंथ कितना हुआ, रूट 2 हुआ। अब क्या करेंगे, कंपास लेंगे, यहाँ पे कंपास का नीडल यहाँ पेंसिल ऐसे करके काट देंगे, तो जहाँ कटेगा नंबर लाइन को, जहाँ काटेगा जिस पॉइंट पे काटेगा उस पॉइंट को क्या कहेंगे, रूट 2 कहेंगे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, रूट 2 कहेंगे। तो मान लीजिए D पॉइंट पे कट किया, इसका नाम हमने D दे दिया है, तो जो D पॉइंट का जो नाम होगा, जो डाटा होगा, क्या डाटा होगा, रूट 2 होगा। मतलब D पॉइंट किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आप लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो इरेशनल नंबर को, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि और अच्छा समझ में, ठीक है। चलिए चीजों को समझना, देखो एक क्वेश्चन ही समझो लेकिन अच्छे से समझो। अगर एक क्वेश्चन अच्छे समझ जाओगे तो बाकी सारे, अगर आपको 2 + 3 जोड़ने 5 आ गया तो आप कोई भी डाटा जोड़ सकते हो, है कि नहीं। चलिए अब चलिए थोड़ा सा इसका यूज है, इसलिए हम इसको हल्का समझाएंगे, पूरा नहीं करेंगे। सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पे काटा था और दैट इज रूट 2, है ना। इस पॉइंट पे काटा था दैट इज रूट 2 और ये हमारा 1 था, है कि बिल्कुल सही। अब आइए, मैं मानता हूं कि मुझे रूट अंडर 3 को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है, रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो दो तरीका है, या तो आप यहां से भी एक परपेंडिकुलर डालो और सॉल्व कर लो, ठीक है। लेकिन उससे अच्छा है कि आप कंसेप्ट जो सीखे उस कंसेप्ट से सॉल्व करना सीखो, है ना। तो कंसेप्ट क्या सीखो कि अगर मुझे रूट 3 अगर आना चाहिए रिप्रेजेंट करने, रूट 3, है ना, तो उससे पहले क्या आना चाहिए, रूट 3 - 1, है ना। तो रूट 3 - 1 दैट इज रूट 2। रूट 2 कहाँ है वो मुझे पता होना चाहिए, इसीलिए इसको नहीं मिटा रहे थे। तो रूट 2 कहाँ है हमें पता है, रूट 2 कहाँ है, यहाँ पे है। तो अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो उस टाइम से करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है। जब हमको यहाँ हमने क्या बताया था कि वो पहले देखेंगे वो कहाँ है, कौन, n - 1, और जो होगा उसका लेंथ ले लेंगे। तो जब यहां से यहां का बात था तो आपने कितना लिया था, 1 यूनिट, क्योंकि यहां से यहां 1 था। अब आपको यहां से यहां लेना है, आपको 1 नहीं लेना है, अब आप 1 को मिटा दो, अब आपको यहां से यहां लेना है। तो अगर 1 था तो 1 यूनिट, तो रूट 2 है। अगर मान लो चलिए 1 था तो 1 यूनिट था, अगर 2 है तो 2 यूनिट, 3 है तो 3 यूनिट, मतलब जो नंबर होता है वही यूनिट आता है, उतना ही डिस्टेंस आता है 0 से, है ना। मतलब 0 से अगर नाप रहे हो तो 1 पे गए तो 1 यूनिट हुआ था, अगर 2 पे जाते तो 2 यूनिट। उसी तरह जिस नंबर पे भी जाओगे उतना यूनिट होगा वहां का लेंथ। तो यहाँ पर रूट 2 पे गए तो ये कितना आ गया, रूट 2 यूनिट आ गया, है ना। दैट मींस 0 से लेकर रूट 2 जो है उसका कितना लेंथ होगा, रूट 2 यूनिट होगा, है ना, है ना। ये बात हमको पता चला, कैसे पता चला, क्योंकि अगर यहाँ 1 था तो 1 यूनिट था, अगर 2 के पास जा रहा था तो 2 यूनिट। मान लो चलो अगर 0 से लेकर 1 जाना है तो अगर सेंटीमीटर होगा तो 1 सेंटीमीटर, अगर 0 से लेकर 2 जाना है तो 2 है तो 2 सेंटीमीटर, है कि नहीं। उसी तरह जिस नंबर पे तक जाना है उस नंबर का जो डिस्टेंस होगा वही नंबर होगा, है ना। मान लो 0 से 3 जाना है तो 3 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर है तो मीटर होगा, इसी नंबर नहीं पता कौन सा यूनिट है तो उसको यूनिट माना जाता है ना। तो उसी तरह 0 से रूट 2 अगर मुझे जाना तो रूट 2 यूनिट होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। एक बार फिर समझते हैं, 0 से अगर 1 जाना है तो आप इसको कह रहे हो 1 यूनिट, है ना। 0 से अगर आपको 2 जाना है तो आप इसको कहते हो 2 यूनिट है। उसी तरह 0 से लेकर मुझे रूट 2 जाना है तो ये रूट 2 यूनिट होगा, क्योंकि आपका यूनिट कांस्टेंट है, यहां भी 0 कांस्टेंट है, यहां चेंज हो रहा है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, तो रूट 2 है तो रूट 2, सिंपल लॉजिक, है ना। चलो समझते हैं। तो ये क्लियर होगा कि रूट 2 है। मैंने क्या बोला था कि दुनिया इधर से उधर क्यों नहीं हो जाए, परपेंडिकुलर कांस्टेंट तो हमेशा 1 यूनिट का होगा। मैंने क्या बताया था कि जो ट्रायंगल होगा उसमें जो ये परपेंडिकुलर होता है ये हमेशा 1 यूनिट का होगा, हमेशा कितना होगा, 1 यूनिट का ही होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो, ठीक है। दैट मींस आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे ऐसे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे, कितना यूनिट का, 1 यूनिट का। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 0 है वहां से क्या करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो एक ट्रायंगल बनेगा। जैसे मैं इसका नाम देता हूं M N P, है ना।
एम एन पी इसका नाम देता हूँ एक ट्रायंगल का। तो अब क्या हुआ, मैंने क्या बोला था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। दैट मीन्स एम पी का स्क्वायर एच स्क्वायर है ना इज इक्वल टू एम एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर है। अब बताइए एम एन का कितना है, एम एन कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। एन पी कितना है, एन पी कितना है √2, एन पी कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना होता है, कौन बताएगा? √2 का स्क्वायर कितना होता है? देखो यहाँ पे देखो जो रूट वर्ड होता है ना इसका बेसिकली मीनिंग होता है 1/2 है। अगर √2 लिखा हुआ है तो एक्सपोनेंट पढ़िएगा तो आप जानिएगा उसको 2 का पावर 1/2 लिखा जाता है ना, बिल्कुल सही बात। और मैं इसका स्क्वायर करना चाह रहा हूँ, स्क्वायर मतलब इसका पावर 2 है ना, मैं इसको थोड़ा साफ में लिखता हूँ। दैट मीन्स √2 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो इसका मतलब होता है 2 का पावर 1/2 into 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 के पावर 1 दैट इज 2 है ना। तो बेसिकली होता क्या है, अगर किसी नंबर का मुझे स्क्वायर निकालना रहता है, कोई भी रूट में नंबर है तो वो सिंपल वो नंबर ही बाहर आ जाता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपको दिखा दिया और समझा दिया, एक्सपोनेंट में ही पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्ट समझिए कि बेसिकली क्या हो रहा है, √2 into √2 हो रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई। दैट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं √4, इसका मतलब कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो समझिए अब 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना। तो mp का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब आइए यहाँ पे तो mp बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस √3। दैट मींस एक वैल्यू आपका √3 होगा और एक वैल्यू -√3 होगा। आपको किसको रिप्रेजेंट करना था, +√3 है ना, तो माइनस वाला से आपका कोई नाता ही नहीं है, आपको बस लेना है √3। अब क्या करोगे, इसका लेंथ आ गया √3 है ना, दैट इज mp का लेंथ कितना आ गया √3 आ गया। अब क्या करोगे, कंपास उठाओगे, कंपास है ना, नीडल यहाँ रखोगे, कहाँ पे नीडल यहाँ रखोगे, पेंसिल कहाँ रखोगे यहाँ पे, और ऐसे कट 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 करते हुए आएगा और यहाँ पे नहीं कट करेगा है ना। मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे क्या करेगा, कट करेगा नंबर लाइन पे, और जिस पॉइंट पे भी वो कट करेगा, सपोज कि यहाँ पे कट किया तो इस पॉइंट का जो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो √3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा नंबर को, तो √3 को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करेगा वो √3 होगा है ना। तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए यहाँ तक, और इस वीडियो को यहीं तक रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप लोग पहले सॉल्व कीजिएगा, √5 होगा, √7 होगा, आपका 11 होगा, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद हम लोग एक और इसका वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर, जो आपके एनसीईआरटी का सिलेबस का पार्ट नहीं है, हाँ, जैसे कि आपका 2 + √2, ये भी एक इरेशनल नंबर है ना। आप लोग प्रॉपर्टीज पढ़ोगे कि रैशनल और इरेशनल का सम जो होता है हमेशा इरेशनल होता है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ये सब चीज़ हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। एक और इसका वीडियो आएगा, हो सकता है तो ये आपका 1.2 1.3 ऐसे करके जब चैप्टर 1 खत्म हो जाए तो लास्ट में आएगी, लेकिन आएगा, क्योंकि नॉलेज जो है मैथ एनसीईआरटी में बस 2-4 क्वेश्चन है तो वहीं से काम नहीं चलेगा, उसको तो फॉलो करेंगे, उसके साथ कुछ और भी चाहिए होता है ना, कुछ और भी थोड़ा सा नॉलेज लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।